आजा। dia konsep iya lah देखो अभी पीछे पीछे मत बोलना वरना क्या आवाज हो इस तरह के जिसमें होता है वापस बनाना पड़ता है। इससे अच्छा सुन लो। मम्मा ने बोला ये किसकी और की यही रखना। चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। देखिए चैप्टर नंबर 9 में हमने प्रकाश के कणीय गुणों के बारे में पढ़ा। प्रकाश क्या है? प्रकाश स्थूल स्तर पे किरण के रूप में गमन करता है, कण के रूप में गमन करता है, ये हम जानते हैं। और इस पर न्यूटन ने 1658 में कुछ थ्योरीज दी थी। 1658 से 1665 के बीच में कुछ थ्योरीज दी थी जिसके आधार पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का कृष्णिका विकिरण गुण, प्रकीर्णन और भी कई सारे गुणों के बारे में बताया था। प्रकीर्णन नहीं बताया था, प्रकीर्णन तो बाद में आया था। मतलब प्रकाश के किरण सिद्धांत पर, कणिका सिद्धांत पर उन्होंने प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में बताया और समझा कि ये सब इसी के कारण होती है। लेकिन हाइगेंस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाश तरंग नहीं, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग के गुण है। और इसके आधार पर हमने जाना हाइगेंस के तरंग आकृति के सिद्धांत पर हमने परावर्तन भी पढ़ा, अपवर्तन भी पढ़ा, हमने व्यतिकरण देखा, व्यतिकरण भी होता है और विवर्तन भी होता है। साथ में और भी कई सारे गुण जैसे ध्रुवण, ये सारे बताते हैं प्रकाश की प्रकृति तरंगीय है। हम इस स्टोरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1650 के बाद हाइगेंस कहते हैं कि प्रकाश तरंग है और न्यूटन कहते हैं प्रकाश कण है। लेकिन हाइगेंस की थ्योरी को तब मानेंगे जब पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा माध्यम हो जो तरंग को, प्रकाश जो तरंग है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करवा सके। और ऐसा माध्यम हाइगेंस ने बताया कि ईथर नामक एक माध्यम है। और ईथर इतना हल्का माध्यम है कि उसको डिटेक्ट करना, संसूचित करना बहुत कठिन है, इसलिए उसको संशोधित नहीं कर पाता है। लेकिन प्रयोगों से क्लियर हो गया था कि ईथर नामक कोई माध्यम नहीं होता। तब हमारे सामने एक ही क्लियर था थ्योरी कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कर्णीय प्रकृति है, प्रकाश कण है, मतलब न्यूटन सही है। तो 1670 के आसपास हमने ये मान लिया था कि प्रकाश की प्रकृति कर्णीय ही है। लेकिन जैसा कि हमने कल प्रयोग किया, कल वाले प्रयोग में आपने देखा कि जैसे ही टॉर्च लाइट, लेजर लाइट ऑन करते हैं, सामने दीवार पर हमको प्रकाश जो है ऐसे सीधा मिलना चाहिए, लेकिन हमको क्या मिला? टूटा हुआ, छोटे छोटे भागों में खंडित मिला। तो ये बताता है प्रकाश का विवर्तन हुआ, और विवर्तन केवल और केवल तरंगों का ही गुण है। तो 1801 में यंग ने, हमने तो कल एक सिंगल स्लिट लिया था, लेकिन यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उसमें प्रकाश का व्यतिकरण दर्शाया। उसके प्रयोग से क्लियर हो चुका था कि प्रकाश तरंग है। तो उसके बाद विवर्तन, व्यतिकरण समझाया गया, व्यतिकरण के बाद विवर्तन और ध्रुवण समझाया गया, और कई सारे वैज्ञानिकों ने तरंग के सिद्धांत पर काम किया। लेकिन बात वही थी
अगर प्रकाश तरंगे तो आपको वो संचित हो कैसे रहा है? प्रकाश अगर तरंगे तो वो संचरित कैसे हो रहा है? इसके साथ मैं आपको बता दूं 1862 में फोको नामक, फोकोल्ट कहते कोई इसको, फोको कहता कोई, फोको नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की स्पीड ज्ञात की थी प्रयोग से, जो आया था 2.98 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मैं बताऊंगा वापस, 1862 में फोको नामक साइंटिस्ट, कोई फोकोल्ट कहते हैं, स्पेलिंग का है, फोकोल्ट नामक साइंटिस्ट ने कहा प्रकाश की जो स्पीड है 2.98 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और 1864 में मैक्सवेल ने एक ऐसे तरंग की कल्पना बताया हमको गणितीय रूप से कि जिसको संचरित होने के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उस तरंग का उन्होंने नाम रखा विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंग्लिश में कहे तो। और ये केवल और केवल गणितीय विवेचना के आधार पर था, अभी तक मैथमेटिकली ही प्रूव था, प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं था। 1870 में इस समीकरणों को और काम किया गया और उसको सुधारा गया। 1883 में उसको अच्छी तरह से सुधार कर 4 समीकरणों में बांट दिया गया, जिसको आप मैक्सवेल की 4 समीकरणों के रूप में पढ़ते हो, विद्युत चुंबकीय समीकरणों के रूप में। और मैथमेटिक्स की सहायता से मैक्सवेल ने उन विद्युत चुंबकीय तरंगों का जब वेग ज्ञात किया 1864-70 में, तब उन्होंने बताया कि 2.998 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। अब जरा गौर से देखा जाए तो दोनों सेम, थोड़ा सा ही का फर्क है, लगभग दोनों में समानता है। अर्थात क्या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? ये तो क्लियर था, प्रकाश तरंग है। कैसे क्लियर था? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ध्रुवण, इन सबको देखकर हमको स्पष्ट था कि प्रकाश की प्रकृति तरंगीय है। तो अगर प्रकाश की प्रकृति तरंगीय, तो प्रकाश कैसा तरंग है, संचरित कैसे हो रहा है? तो मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकता है, कंफर्म नहीं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकता है जिसको संचरित होने के माध्यम की आवश्यकता नहीं। मैक्सवेल ने बस इतना बताया था कि कुछ तरंगें होती है जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उन तरंगों को वो कहते थे विद्युत चुंबकीय तरंग। और जब प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंग के गुणों की बात की गई तो बिल्कुल मैच कर रहा था, इसलिए ये रखा गया थ्योरी, क्या प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो हाँ, और प्रयोग हुए, उससे क्लियर हुआ कि हाँ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो चलो, हमारा मैटर शांत हुआ। हम जो कह रहे थे कि आखिर प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की प्रकृति कणीय है या तरंगीय है, तो उस मैटर को कहे तो शांत किया इस थ्योरी ने। लेकिन बात वही आ जाता है, परावर्तन को हाइगेंस ने समझा दिया, अपवर्तन भी हाइगेंस ने समझा दिया, कृष्णिका विकिरण नहीं समझा पाया। क्योंकि कृष्णिका विकिरण का जब हम ग्राफ बनाते, प्रैक्टिकल करते, तो प्रैक्टिकली ग्राफ, थ्योरेटिकली ग्राफ ऐसा आना चाहिए और प्रैक्टिकल करने को ग्राफ ऐसा, मतलब जो भी है, मतलब अगर तरंगीय प्रकृति को माने तो अलग ग्राफ आता है, कणीय प्रकृति के हिसाब से सही चलता है। प्रकाश की प्रकृति कणीय ही है, ये इफेक्ट कहता है। ऐसे एक और प्रभाव था कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव भी अभी आएंगे, उसमें भी ये था प्रकाश की प्रकृति कणीय है, हाइगेंस की थ्योरी समझा नहीं पा रही थी। लेकिन कॉम्पटन प्रभाव और विकिरण जो कह रहे थे, कृष्णिका विकिरण, वो एक अलग तरीके समझा रहे थे लोग, जबरदस्ती कह रहे थे, और हम मान भी रहे थे। तो इतना कोई प्रभाव नहीं था इनका, इन प्रभावों का। बात तो तब मजेदार हुई जब इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमने बना लिया। आपको पता होगा, बहुत बार बताया, इसके साथ ही पढ़ाओ, एक बार याद दिला दूं, 1808 में जॉन डाल्टन का जब सिद्धांत आया था, उस थ्योरी को गलत किया था, या कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगाया था 1820 में। ऑरेस्टेड प्रयोग में प्रश्न चिन्ह आया 1830 में, फेराडे के प्रयोग से उस प्रश्न चिन्ह पे
और प्रश्न चिन्ह लगा ठीक है। तो 1850 में विसर्जन नलिका में कैथोड किरणें देखी गई और उस कैथोड किरण ने तहलका मचा दिया था इस पूरे विश्व में, परमाणु तोड़ा गया। बाद में पता नहीं चला हमको कि 1850 के बाद 1868 में 70 में उन कैथोड किरणों की अच्छे से व्याख्या भी हो गई, अस्तित्व है उनके गुणों की व्याख्या भी कर दी गई। और 1886, 76, फिर 86 याद है आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात हुआ। हाँ, और थॉमसन ने, और ये अनुपात m जब निकाला उससे हर बार कैथोड किरणों के अंदर आवेश द्रव्यमान अनुपात समान है ना, और एनोड किरणों में आवेश द्रव्यमान अनुपात अलग अलग है। इन चीज़ों ने भी थोड़ा हमको डिस्टर्ब किया। इसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की हमारे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद ये बताया कि आखिर गैसों में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। इसीलिए थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल दिया गया। तो हम ज़्यादा दूर नहीं थे, मतलब परमाणु की थ्योरी और ये प्रकाश की थ्योरी लगभग साथ साथ ही चल रही थी। हमें परमाणुओं के गुणों को समझना था। उसी प्रयोग में हर्ट्ज लीन थे, हर्ट्ज, ठीक है। और उसी दौरान क्या हुआ प्रयोग को हम बताएंगे। उसी दौरान उन्होंने 1887 में विद्युत चुंबकीय तरंगों को लैब में बना दिया। 1889 में उनको प्रेषित किया जगदीश चंद्र बसु ने, 92 में 100 मीटर की दूरी पर प्रेषित कर दिया। और भी कई सारे वैज्ञानिकों ने इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को लैब में बना दिया और उनको प्रेषण भी किया। तब तो क्लियर हो चुका है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और उनको संचरित होने के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब मैटर शांत हुआ नहीं। मजा तो अब आया। क्या मजा आया? 1887 में हर्ट्ज ने एक और प्रयोग किया जिसको आप जानते हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उस प्रभाव में हमको बताया कि प्रकाश की प्रकृति कणीय है। अब दिमाग खराब है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कणीय है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं प्रकाश की प्रकृति तरंगीय है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गत्ता कैसा कलर का है तो आप एक ही बात कहोगे, भैया ये गत्ता व्हाइट कलर का है, सफेद कलर का है। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं नहीं, ये गत्ता तो चॉकलेटी कलर है, ब्राउन कलर का गत्ता है। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, गत्ता तो सफेद है। और मेरे जैसे वैज्ञानिक कहते नहीं नहीं, गत्ता तो ब्राउन कलर का है। मुझे दिख रहा है, मुझे गत्ता ब्राउन कलर का दिख रहा है और आपको? मुझे तो सफेद दिख ही नहीं रहा है। मुझे कहीं से भी सफेद नहीं दिख रहा है और आपको कहीं से भी ब्राउन नहीं दिख रहा है। तो बात तो वही हो जाएगा, लड़े होगा। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, मैंने साफ साफ दिख रहा है मुझे तो गत्ता ब्राउन है, आपको मुझे भी साफ साफ दिख रहा है गत्ता तो व्हाइट है। लेकिन अगर आप डिपेंड करता आप इसका प्रैक्टिकल करते कैसे हो? समझ में आ रहा है? गत्ता व्हाइट भी है और ब्राउन भी है। आप उसका प्रेक्षण कैसे करते हो? प्रेक्षण करने पर निर्भर है कि गत्ता व्हाइट है या ब्राउन है। बात समझ में आ रहा है? अगर आप उसका प्रेक्षण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करवा के करते हो, द्रव्य मतलब पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करके हम प्रेक्षण करते हैं, तब हमको उसकी द्रव्य प्रकृति अर्थात कणीय प्रकृति प्राप्त होती है। द्रव्य क्या है? द्रव्य ऊर्जा का संपीड़ित रूप है। जब ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही जगह संपीड़ित हो जाए तो उसी को हम द्रव्य कण कहेंगे। मतलब ऊर्जा और द्रव्य दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है।
ये डायरेक्टली हमको पता नहीं चला, हमको बताया मैक्स प्लांक ने 1900 में कि ऊर्जा जो है ना वो लगातार विकिरित नहीं होती है, ऊर्जा छोटे छोटे बंडल्स के रूप में विकिरित होती है। इन बंडल्स को उन्होंने कहा था क्वांटा। आइंस्टीन ने इसी का इस्तेमाल किया। आइंस्टीन ने कहा कि जिस प्रकार ऊर्जा छोटे छोटे बंडल्स में विकिरित होती है, उसी प्रकार प्रकाश भी छोटे छोटे बंडल्स में विकिरित होता है। उसको उन्होंने नाम दिया था फोटॉन। ठीक, तो प्रकाश की प्रकृति कणीय और तरंगीय दोनों है। इस चैप्टर में हम यही चर्चा करेंगे। पहले तो असमंजस हुआ कि कण है या तरंग, कण है या तरंग है, कभी तरंग कभी कण, कभी तरंग कभी कण, दिमाग खराब हो गया। देखो कहां से स्टार्ट होती है स्टोरी, 1658 कण, 1670 तरंग, 1801 फिर तरंग, 150 सालों तक कण कण ही रहा, फिर तरंग, और तरंग बन के रहा। वापस 80 साल बाद उस थ्योरी को गलत करना पड़ा। फिर थोड़े दिन बाद वापस असमंजस में हम थे, उससे हमको उबारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की अच्छे से व्याख्या की फोटॉन सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने, और हमको बताया कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत है। इसीलिए आइंस्टीन को 1901 में नोबेल प्राइज मिला। आपको याद दिला दूं, बताया बहुत बार है मैंने, आइंस्टीन को केवल एक ही नोबेल मिला है, वो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। प्रकाश की प्रकृति द्वैत है। फिर इस चैप्टर के अंदर हम ये भी जानेंगे, अगर आइंस्टीन कहते हैं प्रकाश की प्रकृति द्वैत है और सारे द्रव्य कण ऊर्जा से ही बने हैं, तो अगर ऊर्जा छोटे छोटे बंडल्स में विकिरित होती है, ऊर्जा फोटॉन्स अगर तरंग के रूप में गमन करते हैं, तो कण भी, द्रव्य पिंड भी तरंग के गुण दर्शाएंगे। उनके साथ भी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य जुड़ा होगा। ये थ्योरी रखी थी डी ब्रॉगली, बिल्कुल 1920 में। और बाद में डेविसन और जर्मन प्रयोग से क्लियर हो गया कि हाँ, द्रव्य भी द्वैत प्रकृति दर्शाता है। इसीलिए हमने चैप्टर का नाम ले रखा है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको ये बताया कि इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या। पहले तो हम ये जानेंगे कि देखिए, यंग का द्विस्लिट प्रयोग तो हम पढ़ चुके हैं, हमने उसके अच्छे से व्याख्या की, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब पढ़ चुका है हम 10वें चैप्टर में। 11वें चैप्टर में हम स्टार्ट ही करेंगे फोटॉन सिद्धांत से। प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में विकिरित होता है, लेकिन ये फोटॉन सिद्धांत तब स्टार्ट होगा जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन कर देंगे। मतलब हमारे 11 चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन से प्रारंभ होगा, क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती कैसे है। फिर 1887 का ही दूसरा प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव, उस प्रभाव की हम व्याख्या करेंगे आइंस्टीन थ्योरी के आधार पर, और ये बताएंगे कि कैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तरंगीय प्रकृति का खंडन करता है। क्या कहा हमने? तरंगीय प्रकृति का खंडन करता है और कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है, जो भी कहे। लेकिन फिर बाद में हम ये जानेंगे आइंस्टीन ने कैसे हमको बताया तरंग और कणीय प्रकृति, ये उसके बाद द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चैप्टर समाप्त। इस चैप्टर के अंदर अधिकतर प्रश्न आपको ग्राफ के आधार पर मिलेंगे। ठीक, चर्चा करेंगे इस चैप्टर को भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़े उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन जानेंगे, तो हमको ये पता होना चाहिए किसी धातु के परत से, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता कैसे है। देखिए, जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ द्रव्य की द्वैत प्रकृति, हम बहुत अच्छी तरीके से कक्षा 11वीं में परमाणु वाले चैप्टर के अंदर, परमाणु संरचना चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं, कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर को वापस पढ़ लें। जो नहीं पढ़ा हुआ है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ वो भी पढ़ेंगे, और जिनका पढ़ा हुआ वो रिवीजन है। चलिए, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने तरीकों से किया जा सकता है। उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा किसी धातु के पृष्ठ में आखिर इलेक्ट्रॉन होते कैसे। बिल्कुल, किसी भी धातु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त अवस्था में होता है।
और इलेक्ट्रॉन मुक्त इसीलिए है क्योंकि उन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण है और इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण दोनों ही संतुलित हैं। नाभिक के आवेश जिसको हम कहते हैं नाभिक के आकर्षण और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण परिरक्षण प्रभाव किसी धातु के अंदर संतुलित होता है, इसलिए वहां के इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आकर्षण है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। तो हमारा थ्योरी क्लियर है, मतलब दिमाग में क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर ये नाभिक है, ठीक है, चलिए याद रखो। अगर ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इस नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। कुछ ना कुछ तो फोर्स है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ ना कुछ तो ऊर्जा है। तो हमको किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी होगी, इतनी ऊर्जा देनी होगी कि वो नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाए। आप ऊर्जा जो दे रहे हो, ऊर्जा का देना मतलब कार्य करना, आपने कितनी ऊर्जा दी जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो गया, उसी को हम कहेंगे कार्य फलन। वर्ड लिख देता हूं, कार्य फलन। तो कार्य फलन क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन पर किया गया वह न्यूनतम कार्य, या ये कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाता है, परमाणु से अलग हो जाता है। इसको हम कहेंगे कार्य फलन। कार्य फलन को आप फाई से निरूपित कर सकते हो, अलग अलग निशान से, लघु से निरूपित किया जाता है। ठीक, तो हम ये तो समझ गए हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उनको ऊर्जा देनी होगी, परमाणु को ऊर्जा देनी होगी। अब परमाणु को कितने तरीके से ऊर्जा दी जा सकती है? अलग अलग तरीके से। चलिए पहला तरीका, किसी भी परमाणु को गर्म कर दो। गर्म करने का मतलब तापीय ऊर्जा देना। तो जब किसी परमाणु को तापीय ऊर्जा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर मुक्त हो जाएगा। तो किसी परमाणु, किसी धातु परमाणु को तापीय ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाने की प्रक्रिया तापीय उत्सर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया? ताप देकर, इसलिए इसको कहेंगे तापीय उत्सर्जन। तापीय नोट्स लैंग्वेज सुन लेते। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसमें से कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु परमाणु। खोलो जल्दी। ठीक है नोट्स? हाँ भैया। हाँ, किसी धातु की सतह में से मुक्त इलेक्ट्रॉन का धातु नाभिकों के आकर्षण से मुक्त होकर, क्या कहा सर? धातु की सतह में से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आकर्षण से मुक्त होकर धातु की सतह पर आ जाना, इसके लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम कार्य फलन या दहली ऊर्जा भी कहते हैं। दहली ऊर्जा ये कितने प्रकार का होता है कार्य फलन? तो 4 प्रकार का। सबसे पहले हम देख रहे हैं ताप दहन, तो इसलिए हमने कहा तापायनिक उत्सर्जन। ताप आयनिक, क्योंकि ताप देकर हमने उसको आयनिक किया। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बनेगा? धनायन। और अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या बनेगा? तो अगर हम ताप देकर धनायन बना रहे उसको हम बोलते तापायनिक। दूसरा हमारा आइडिया है, मतलब दूसरा नाम है प्रकाश कार्य फलन का प्रकाशिक उत्सर्जन। तीसरा विद्युतीय द्वितीयक उत्सर्जन। ठीक है, क्षेत्र उत्सर्जन या
शीत उत्सर्जन। तो सबसे पहले तो आप समझ गए तापायन का उत्सर्जन क्या है। हाँ भैया। धातु की सतह को गर्म करने पर उस पृष्ठ में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन का तापीय उत्सर्जन या तापायन कहलाता है। उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं हमारा बल्ब को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश निकलता है, जो भी कर बल्ब में तंतु में से धारा प्रवाहित करने पर तंतु का गर्म हो जाना और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन एग्जांपल है। इसके लिए धातु पृष्ठ का ताप एक न्यूनतम ताप से अधिक होना चाहिए। अगर उतना ताप नहीं मिला, अगर उतनी ऊर्जा नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरा प्रकाशिक उत्सर्जन, ये तो हम जानते हैं। हाँ भैया। अगर किसी धातु की सतह पर प्रकाश गिराया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फोटोन के आपतन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन फोटोनिक उत्सर्जन या प्रकाशिक उत्सर्जन कहलाता है। जब धातु पृष्ठ पे एक निश्चित आवृत्ति, हाँ ये बात है, जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन की ऊर्जा पल्लवी सेन जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि वो नाभिक के आकर्षण से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करा सके। तो जो धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या कहते हैं निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का फोटोन